सभी शिक्षार्थियों का, योग साधकों का इस जूम वेबिनार में स्वागत है। जो भी जुड़े हुए हैं इस समय और जो आगे भी जुड़ेंगे और या बाद में भी देखेंगे, सबको सादर नमन पुनः। तो आज का विषय जैसा कि दीदी ने बताया और एक कुछ विषय जो उन्होंने जोड़ा वो बहुत ही अच्छा विषय था, उसको मैं आज लेने भी वाली थी कि पर्सनल हाइजीन, शारीरिक स्वच्छता और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक स्वच्छता, उसको भी आज हम इस सत्र में लेंगे। और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि पूरे विषय पर मैं जितना जानती हूँ, जितना मुझे अपने गुरुओं से मिला ज्ञान, उसको मैं देने का प्रयास करूंगी आपके साथ। पूरा कुछ भी मेरा ज्ञान नहीं है, जो मैंने सीखा वही मैं आपको दूंगी। तो आज का हमारा विषय है स्त्री स्वास्थ्य। अब अगर हम इसको, या मुझे स्त्री रोग कहना ठीक नहीं लगा, जब मैंने आज के लिए सोचा तो मुझे लगा पहले ही रोग की बात क्यों की जाए, हम क्यों ना पहले से ही स्वास्थ्य की बात करें ताकि आगे वो रोग वाली स्थिति तक आए ही ना। तो स्त्री स्वास्थ्य हमारा आज का विषय है। और हम देखें तो स्त्री के जीवन में महत्वपूर्ण 3 पड़ाव आते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी कि रजस्वला, देन आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी, और तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव आता है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। अब सबसे पहले देखें तो भारत में जो मेंस्ट्रुएशन की एज है 10 से 15 वर्ष के बीच में, और औसतन वो जाती है आपकी 45 या 50 वर्ष की स्थिति तक। यानी कि एक स्त्री के जीवन में जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो 30 ईयर्स के होते हैं, लगभग 30 साल का जो प्रोडक्टिव ईयर्स होता है उनका। अब सबसे पहले जो हम बात करें, जब एक बालिका को सबसे पहली बार पीरियड्स होते हैं, तब हम उसको किस तरीके से लेते हैं, उस बच्चे को हम क्या जानकारी देते हैं, वो समय है कि हम उसको पूर्ण उस विषय के बारे में पूर्णता से बताएं कि पीरियड्स बीमारी नहीं है। सबसे पहला एक बात की पीरियड्स बीमारी नहीं है, ये सूचक है, संकेत है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और भविष्य में गर्भ धारण करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो एक ये अच्छी स्वास्थ्य की निशानी है। मेंस्ट्रुएशन होना एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दूसरा, ये नॉर्मल है, सबको होता है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बालिका जो 9-10 वर्ष की है, एकदम से पीरियड्स आते हैं, उसके शारीरिक उसमें देखने में भी, बनावट में भी बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं जिसको वो खुद समझ नहीं पाती। मानसिक तौर पे भी हार्मोन्स इतने सारे वर्क कर रहे होते हैं कि उसको समझ नहीं आता, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, डर होता है। और अगर उस समय अभिभावक उससे सही तरीके से बात ना करें और उसे अच्छी हाइजीन की जानकारी ना दे, जो कि दीदी ने भी बताया, स्वच्छता के बारे में नहीं बताए, तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर हम बच्चे को सिखाए नहीं उसको कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको कैसे हाइजीन रखना है, उस 5 दिनों में क्या क्या होगा, आपके शारीरिक बदलाव क्या क्या होंगे, आपको कैसे रहना है। तो इसको डर या घबरा के, क्योंकि पहले क्या होता है, मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो बहुत चेंज हो गया है, पीरियड्स आ गए, अब इसकी हाइट नहीं बड़ी होगी, अब आप लड़कों के साथ नहीं जाना, अब आप ऐसा नहीं करना, आपको अचार नहीं छूना, आपको मंदिर में नहीं जाना, आपको यहाँ नहीं जाना। तो इन सारी चीजों को जब एक छोटा बच्चा, आप एक सोच सकते हैं 10 से 15 वर्ष के बच्चे की उतनी मानसिक स्थिति परिपक्व नहीं होती, वो समाज से ही सीखता है। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी। और वो जो एक बार इम्प्रिंट छप जाता है ना, जैसे 9 महीने के गर्भ में जो आपने बच्चे को सिखाया, एक बार जो उसकी सीढ़ी में छप गया, वही पर्सनालिटी लेकर वो पूरे जीवन में उसके साथ रहेगी। तो इस समय आपने बालिका को क्या सिखाया और उसे कैसी शिक्षा दी, वो वही लेकर आगे बढ़ेगी। तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये पहला स्टेज, ये हर एक स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ये उसके आगे आने वाली बीमारी या उसके स्वास्थ्य को भी निर्धारित करता है कि जब पहली बार पीरियड्स हुए तो हमने उसको क्या जानकारी दी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिस पर हम सभी को काम करना चाहिए।
बाद में वो पैडमैन जैसी पिक्चरें बने और वो सारी चीजें हों, उससे पहले हमें घर में स्वयं अपने बच्चों को शिक्षित करना है। तो सबसे पहला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना और उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना 5 दिन जो है, ठीक। और ये बताना कि एक अच्छी चीज है। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमें सबको, हम स्त्री हैं इस बात पे गर्व होना चाहिए और अपने स्त्रीत्व पर हमें काम करना चाहिए, ठीक। मेल और फीमेल दो एनर्जीज हैं, हम सब जानते हैं, सबकी बॉडी में वो मेल और फीमेल एनर्जीज होती हैं। सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। फीमेल में हमारे पास लेडीज में फेमिनिटी ज्यादा है, तो हमें मैस्कुलिन वाली एनर्जी और पावर को सीखना है, उसको लेना है। और मेल में क्योंकि उनकी मेल एनर्जी है, तो उनको इमोशनल और वो फेमिनिटी उनकी उसमें लेकर आनी है। दोनों चीजें बैलेंस है। अगर हम नेचर को देखें, हर एक चीज नियम से और संतुलित तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहला ये है कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस पर हमें ध्यान देना है। तो पीरियड्स आना अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपकी बच्ची स्वस्थ है, सही टाइम पर आए, ये सबसे अच्छा संकेत है। अब हम इसी पीरियड्स को लेकर और आगे बढ़ते। सेकेंड पार्ट हमने लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था, प्रेगनेंसी और डिलीवरी का, ठीक। तो आज हम पीरियड से ही रिलेटेड और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे ही बात करेंगे और कुछ समय रहा तो हम मेनोपॉज पे भी बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स में भी उसको नियमित होना चाहिए, तभी इसको मासिक कहते हैं, महीने में आना चाहिए। 28 दिन का साइकिल है और उस 28 दिन में कई अलग अलग शारीरिक संरचना के हिसाब से कई लोगों को 5 दिन होता है, कई लोगों को 7 दिन होता है, कई लोगों को 3 दिन भी होता है। तो ये 3 आपके, अमूमन हम 5 दिन लेकर चलते हैं कि 5 दिन का आपका साइकिल होना चाहिए और फ्लो अच्छा होना चाहिए। एक तो रेगुलर होना चाहिए और फ्लो अच्छा होना चाहिए। ये दो चीजें आपके हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या होती है। सबसे पहला होता है कि एब्सेंट ऑफ पीरियड्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही ना, एमेनोरिया, या लेट होते हैं, टाइम पे नहीं आए, लेट आए, ये भी एक सिंबल है कि कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, उस पर हमें ध्यान देना है। दूसरा फिर डिस्मेनोरिया, ये आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। पेनफुल पीरियड्स बहुत ज्यादा, कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो बच्चे 5 दिन बहुत तड़पते हैं कि इतने ज्यादा पेनफुल रहते हैं। इस समय फिजिकल के साथ साथ उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो पेनफुल पीरियड्स क्यों होते हैं? आपका जो यूट्रस है उसका उसमें जो यूट्रस की जो मसल्स है कई बच्चों में बहुत ज्यादा टाइट होती हैं, तो इसलिए जब भी वो कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आज हम ये सारी चीजें योग के संदर्भ में कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे लोगों को जिसमें उनका यूट्रस और स्पेशली स्टमक और स्पेशली लोअर एब्डोमेन और ग्रॉइन एरिया, अगर इसको हम रिलैक्स रखें तो ऐसे लोगों को पेनफुल पीरियड्स में काफी मदद मिल सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, मेनोरिया, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और इस ब्लीडिंग के कई रीजंस हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर मैरिड वुमेन है तो मे बी उनका मिसकैरेज हो रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं इस एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए। देन आपका हाइपोमेनोरिया, यानी कि जिसमें पीरियड्स रेगुलर तो है लेकिन फ्लो नहीं है। जैसे अभी हमने बात की दो चीजों पर, फ्लो और टाइमिंग, यानी कि रेगुलरिटी। यहाँ पर फ्लो नहीं है, स्कैंटी पीरियड्स हैं, 5 दिन हो तो रहे हैं लेकिन सिर्फ स्पॉट लग रहे हैं या बहुत कम हो रहा है, तो उसको हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। वो भी आपके शारीरिक या उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। फिर और आगे बढ़े तो कई बार क्या होता है कि जो 5 दिन है वो आपका बढ़ जाता है, यानी कि ओलिमेनोरिया, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, साइकिल बढ़ गया। फिर है कि साइकिल छोटा होना, पॉलीमेनोरिया, आपको रोज हमेशा 5 दिन का साइकिल था लेकिन अब वो कम होकर 2 दिन या 3 दिन हो गया। फिर और आगे जो कि आजकल ये भी टीनेजर्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, पीएमएस,
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, ये पीरियड्स आने से 7 या 10 दिन पहले होता है। और कई बच्चों में इतना ज्यादा होता है कि उनको हेडेक होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं उनको, पैरों में, कमर में, पेट में दर्द होता है। तो और कई बच्चों को वॉमिटिंग और नोजिया जैसे भी होता है, ब्रेस्ट में सोरनेस होती है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है और कई बार ये टीनेजर्स के बाद में बड़ों में भी पाया जाता है। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब कुछ होता है पीरियड्स आने से 7 या 10 दिन पहले। एक दो सिम्टम्स तो ठीक है, उसको हम ले लेते हैं कि चलो ये नॉर्मल है, बट ये जब ज्यादा होता है और ये रेगुलर होने लगता है तो फिर वो आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आते हैं। और दूसरा पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मे बी फाइब्रॉइड्स की वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट पुट अप हो जाता है, वेट गेन, और ज्यादातर ये टीनेजर्स में भी ये बहुत देखने को मिल रहा है, वेट गेन होना, बालों का पतला होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, और एक्ने आपके पूरे चेहरे पर। और कई बार क्या होता है कि लेडीज में स्पेशली अनवांटेड जगह पर बाल आना, आपके गले के इधर, आपके इधर फेस के ऊपर, तो ज्यादा हेयर आना। वो क्यों होता है? क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ने लगता है। वो क्यों बढ़ता है? इरेगुलर पीरियड्स की वजह से आपकी ओवरीज ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ओवरीज ओवर एक्टिव होंगी तो क्या होगा? मेल हार्मोन सीक्रेट करेंगी। और ऐसे लोगों को अगर पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक ना किया जाए, ऐसे लोग प्रोन होते हैं फॉर हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसे लोगों को जल्दी होता है, और स्पेशली डायबिटीज, क्योंकि पीकॉस में, सॉरी मैं पीसीओएस को करके पीकॉस बोल रही हूँ। सो पीकॉस में क्या होता है कि कई लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी इंसुलिन बना तो रही है लेकिन उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो बॉडी क्या करती है? और इंसुलिन बनाती है ताकि शरीर में शुगर लेवल ठीक हो। तो इसी चक्कर में ऐसे लोग आगे जाके डायबिटिक प्रोन हो जाते हैं, उनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है, या एंडोमेट्रियम कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये आपकी मुख्य स्त्री रोग कह सकते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। और दूसरा है इनफर्टिलिटी। पीरियड्स है, इनफर्टिलिटी और कई रीजन से हो सकती है, या आपका जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है वही ठीक नहीं है, फैलोपियन ट्यूब एक है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है बार बार। कई रीजन है इसके। अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन उसमें योगा का बहुत बड़ा रोल है, आप उसको योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब ये हमने चीजें सीखी कि मेंस्ट्रुएशन हेल्दी होना चाहिए, ठीक, और अगर हेल्दी नहीं है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये है कि इसका रूट कॉज क्या है। तो सबसे पहले, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो उसको लिख लीजिए, हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए ओवरीज की फंक्शनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ओवरीज ठीक से काम कर रही हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगा, हेल्दी होगा। और ओवरीज ठीक से काम करें, इसके लिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का काम करना बहुत जरूरी है। पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्लैंड है, मेन ग्रंथि है, जो कि बाकी आपके एंडोक्राइन ग्रंथि को उसको कंट्रोल करती है, ठीक। ये आपके ब्रेन के बेस में होती है और सिर्फ मटर जितनी बड़ी होती है। इसका साइज सिर्फ मटर जितना होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और ये दोनों ही फीमेल में दूध के उत्पादन के लिए, जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय जो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्शंस में उसमें हेल्प करते हैं। और आपके सेक्स ऑर्गन्स के लिए, तो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, जस्ट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होते हैं। तो मेन दो आपकी ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरीज।
इन दोनों की फंक्शनिंग ठीक रहती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ठीक रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक रहता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आगे भी कई सारी चीजें, अगर इनफर्टिलिटी है वो नहीं होगा, आपका जो पेरीमेनोपॉज वो भी कंट्रोल में होगा। देखिए जैसे एजिंग होती है, हम छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से दोबारा से फिर बोन्स में डीजनरेशन होती है और वो एक प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते। कोई कहे कि मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो एकदम से आप बूढ़े हो रहे हैं, आप उसके स्पीड को कम कर सकते हैं, आप बाकी चीजों को हेल्दी रख सकते हैं। सेम वे ऐसा नहीं कि आप मेनोपॉज को रोक सकते हैं, बट उसके जो सिम्टम्स है उसको कम कर सकते हैं। मूड स्विंग्स है, हॉट फ्लैशेस है, बोन्स में डिजेनरेशन हो जाती है, वो सारी चीजें योग के द्वारा हम उसको नियमित कर सकते हैं और ये प्रयास कर सकते हैं। जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स तो कई, अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि तो ये योग से ठीक हो सकती है। अब आप ये समझिए, एक चीज हमने समझ ली कि ओवरीज और पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी आइए कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस सही उसमें है, ओवरीज ठीक से वर्क कर रही है, फिर भी क्यों हमें प्रॉब्लम है। उसका एक मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण है। उसमें सबसे पहला है आपकी नींद, आपकी स्लीप। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं, और हम सब जानते हैं कि 9 बजे के बाद का समय हमारे शरीर में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का टाइम है, ठीक। तो जो लोग देर से सोते हैं और देर से जगते हैं, तो वो उनका सिस्टम पहले से ही गड़बड़ होने लगता है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस जरूर आते हैं, वो डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स जरूर होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना स्लीप पैटर्न सही करना है। फिर दूसरा है आपकी डाइट। ऑलरेडी लेडीज को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस होता है, और अगर आप पहले से ही आपको मेनोर्जिया है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका आयरन इनटेक और आपका HB लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए आपको आयरन खाना है, आयरन के साथ साथ आपको आपका कैल्शियम लेवल उसको ठीक करना है। तो आयरन कैल्शियम लेवल, ताकि आपकी बोन की हेल्थ सही रहे, ठीक। और स्पेशली प्रेगनेंसी में आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कैल्शियम खाने के लिए, तो प्लीज जरूर खाइए। अदरवाइज क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आप ठीक से डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं या कैल्शियम की टेबलेट नहीं ले रहे हैं, तो होगा क्या, आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी बोन से कैल्शियम ले लेता है। आगे जाकर आपको ऑस्टियोपोरोसिस और आपके जो हड्डियां खोखली हो जाती है, वो बीमारी आपको हो जाती है। और वो कैल्शियम एक ना रिजर्व की तरह है, तो इसीलिए बचपन में बच्चों को खूब स्ट्रेस दिया जाता है कि आप दूध पियो, अच्छी चीजें खाओ, कि आपकी बोन की हेल्थ बनी रहे। एक बार जो बोन की हेल्थ बन जाती है ना, फिर आप उस डिपॉजिट को बस यूज करते हो टिल योर एजिंग, और उसको मेंटेन करके रखते हो, बाद में उसको आप नहीं कर सकते। बट लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9th मंथ में प्रेगनेंसी के, उसके बाद ही लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा कैल्शियम का इंटेक सही नहीं था। फिर आपका मैग्नीशियम, जो कि बादाम, ब्रोकली और इन सारी चीजों में मिलता है, उसको कर लेना जरूर है। आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि फाइबर, जिनको भी PCOD और PCOS है, उनको फाइबर लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन और सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की तरह लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें ये एक डायबिटीज भी है। लगातार कॉन्स्टिपेशन कैन बी डेवलप इनटू डायबिटिक, यू कैन बी डायबिटिक प्रोन, अगर फाइबर आप नहीं ले रहे हैं और आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। तो 5वीं चीज है जो डाइट में आपको जरूर रखनी है, वो है फैट। गुड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक एनोरेक्सिया प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या करती हैं बच्चियां, खाना तो खा लेती है क्योंकि खाने पे कंट्रोल नहीं है, देन वो तुरंत ही वॉमिट कर देती हैं ताकि मोटी ना हो। एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, ये 2 चीजें
ये अच्छी बात है, अभी हमारे भारत में इतनी नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है। और वो बिल्कुल जीरो फैट, ये एक नई टर्म निकली है कि जीरो फैट। जीरो फैट बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को फैट चाहिए। ठीक, तो हेल्दी फैट, अच्छा देसी घी, ये हमें जरूर चाहिए। नट्स के अंदर जो फैट होता है वो हमें जरूर चाहिए। नो मैटर, फैट से कोई वैसा फैट नहीं होता अगर आप हेल्दी फैट खा रहे हैं। ठीक, तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज की हेल्थ के लिए। ये 5 चीजें होनी चाहिए आपकी डाइट में। और बाकी जो नॉर्मल तो हमें पता ही है, वेट को कंट्रोल करने के लिए क्या, सारी मैदे की चीजें, आपके स्टार्च वाली चीजें, जो भी सफेद, और सॉल्ट और चीनी तो हम सब लोगों ने बदल ही लिया होगा अभी तक। व्हाइट सॉल्ट नहीं यूज करना है आपको, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट यूज करना है। चीनी भी सबने बदल ली होगी, ब्राउन शुगर या खांड, जो देसी चीजें हैं ना, उसका हमें इस्तेमाल करना है। निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यहाँ पर शादी ना करना, ये उस वाले में नहीं, ब्रह्म में विचरण करना। हमें नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो। और भागवत गीता के हिसाब से देखें तो हमारा पूरा मिक्स बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग तो योग है ही, इन सब का बैलेंस होना चाहिए हमारे पूरे जीवन शैली में। योग जीवन शैली है। अभी हम लोग इसको थेरेपी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। थेरेपी में भी हम दवाई समझ लेते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, आप मंडूकासन करिए। डायबिटीज है, आप ये करिए। लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है, उसको बिना समझे हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। तो ठीक, यह हमने बात की। 3 मुख्य स्तंभ है आपके स्वास्थ्य के, ये आपने, आपको दीदी ने पहले भी पढ़ाया ही होगा, जिसपे अभी हमने बात की। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे ना, तो आपको सबसे पहले एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नो मैटर आप मैन है या वुमेन है, दोनों को हो सकते हैं। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, एक मशीन लगातार चल रही है, एक अगर हम मिक्सी को भी चलाते हैं और वो जब गर्म हो जाती है तो हम थोड़ा टाइम देते हैं कि नहीं, इसे रेस्ट करना है, फिर हम दोबारा चलाते हैं। बट ये बॉडी का क्या, ठीक, तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं योगासनों के ऊपर। हमने बात कर ली, 2 मेन ऑर्गन है, ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो आसन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, वो सारी आसन आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं। ठीक, तो इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो पहले हमने बच्चों को, वो टाइम बच्चों को योग सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब वो पहली बार मेंस्ट्रुएशन उनको होता है, तो वो पर्टिकुलर अच्छा समय है। ऐसा नहीं कि उससे पहले करेंगे तो नुकसान होगा, उससे पहले करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, बट उस समय से तो जरूर करना है। ठीक, और यहाँ पर क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पुस्तकें पढ़ी हैं कि 8 साल से पहले बच्चों को कठिन योग नहीं कराने हैं, स्पेशली फीमेल्स को। तो 8 साल से पहले हम लोग स्टेज पर या मेडल लेने के लिए कैसे भी कठिन आसन करवा देते हैं, वो सही नहीं है। 8 साल के बाद बच्चों को योग सिखाना चाहिए। उससे पहले खेल खेल में योग हो, वो चीज वो सीखे, हमारे आसपास के वातावरण से वो चीजें सीखे। और उसको योग अलग से नहीं है, बार बार आप कोई भी शास्त्र पढ़ के देख लीजिए, कोई अलग से कुछ नहीं कहने करता। वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो उसी को योग के माध्यम से करो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो आप ज्ञान योग हो, जो भी करो उसको बाय हार्ट करो और ईश्वर को समर्पित होते हुए करो, तो वही योग हो जाता है। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये तो थ्योरी हो गई। अब हम आते हैं योग के पार्ट पर, कि वो कौन से आसन है या वो कौन से सीक्वेंस है जो हम करें। और सबसे पहले निवारण वाला, कि हम पहले से करते रहे और ये सारी दिक्कतें ना हो। दूसरा पार्ट, हमें ये दिक्कतें आ गई हैं तो हम क्या करें। सबसे पहला वाला पार्ट,
कि वो क्या अभ्यास है, कौन से योग अभ्यास है जो हम करें कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो ही ना। उसमें सबसे पहले है, जैसा कि मैंने कहा, कि वो आसन जो आपके पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं और बैलेंस करते हैं, यानी कि उद्दीप्त करते हैं और संतुलित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है आपके सारे इन्वर्टेड पोजेस, जितने भी इन्वर्टेड पोजेस हैं आपके, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और कंधरा आसन या सेतुबंद आसन, जिसको आप विपरीत करनी मुद्रा, और मत्स्य आसन। ये 6 आसन ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित बीमारियों के लिए समझ लीजिए रामबाण है। अगर आपकी एज है और आप कर सकते हैं तो आपको रोज इन्वर्टेड पोजेस करने चाहिए। मैं आपको डेमो में भी दिखाऊंगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कौन से वो आसन करें जो शीर्षासन, हो सकता है सब लोग नहीं कर पाए, बट शीर्षासन का ही लाभ हम किस आसन में ले सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर दूसरा आ गया आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कभी भी योग का हिस्सा नहीं था, हमारे ऋषियों ने उसको जीवन शैली में बनाया था। जैसे उठते ही हम धरती माँ को नमस्कार करते थे, उसी प्रकार उगते हुए सूर्य को हम देखकर सूर्य नमस्कार करते थे। तो एक बार सूर्य नमस्कार हो गया, दिन भर के लिए हम लोग फिट। तो अब हमारी गलती है कि हम पहले की चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो अब उसे हमें एज ए चिकित्सा या थेरेपी लेना पड़ रहा है। तो सूर्य नमस्कार आपके चक्रों को बैलेंस करता है, और चक्र कहाँ है, सारे आपके हार्मोनल ग्लैंड्स है वहीं पर आपके चक्र हैं। और स्त्री रोग मुख्यतः आपके स्वाधिष्ठान चक्र के लिए है। तो स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान, या सिंपली आपने सूर्य नमस्कार के भी 5 या 6 राउंड रोज करिए। वही गिनती रखिए जो कि आप रोज कर सकते हैं। 2 रोज कर सकते तो 2 रोज करिए, लेकिन करना है आपको। जैसे कि पहले भी मैंने कहा, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम योग किए बिना रह सके, नहीं। अब ये कलयुग का समय है, इतनी अशुद्धियां हैं हमारे खाने में, हमारे पानी में। हम जितना भी बचना चाहें, चॉइस यही है कि ज्यादा खराब खाना या कम खराब खाना, लेकिन खाना है खराब, लेकिन कम से कम हम उसे शुद्ध तो कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड पोजेस, इन्वर्जन्स और सूर्य नमस्कार को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये रोज करने हैं आपको। बस जैसे माताओं बहनों को पीरियड्स के समय में नहीं करना है, वो जानकारी वो अपने योग शिक्षा से जरूर लें। पीरियड के समय में कोई भी इन्वर्टेड पोजेस नहीं करने हैं। पहले 3 दिन बिल्कुल आराम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप प्राणायाम कर सकते हैं। पहले 3 दिन कुछ नहीं करना है, आराम करना है। ये आराम वाला ही चीज हम माताएं भूल रही हैं, क्योंकि अब एकल परिवार हो गया है, कोई मदद करने के लिए नहीं है। पहले क्या होता था, परिवार में कोई स्त्री रजस्वला हो गई तो उसको 3 या 5 दिन के लिए आराम दिया जाता था। वो आराम था कि कहा जाता था किचन में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो वो एक आराम था। उसको हमने दूसरी छूत या हेय दृष्टि से देख लिया। कभी भी प्राचीन ऋषियों ने इसको हेय दृष्टि से नहीं देखा, कभी भी कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए कभी भी मना नहीं किया। ये सबसे अच्छा समय होता है इन 5 दिन में। कभी भी आप ध्यान में बैठे तो आपका ध्यान अच्छे से लग जाता है, आप करके देखिएगा। ठीक, तो सूर्य नमस्कार और इन्वर्टेड पोजेस, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 दिन कृपया कृपया आराम करें। और अगर आपके पास आराम करने की सुविधा नहीं है तो कोई भारी सामान उठाना, हाई हील पहनना, ये सारी चीजें मत करिए। देखिए, आपको अपने 25 से 35 वर्ष तक कुछ पता नहीं चलेगा, आप सब कुछ करेंगे, आपको लगेगा ये क्या है बेकार की चीजें, लेकिन ये सारी चीजें 40 प्लस के बाद मैनिफेस्ट होती हैं, तब हम पीछे नहीं आ सकते। ठीक, तो यहाँ पे वो ब्रह्मचर्य कि हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें कोई बता रहा है, तो हमें उसको अप्लाई भी करना है। तो वही इंफॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में बदलना है, ये आपके हाथ में है। तो जो 2 चीजों पर बात की हमने, इन्वर्टेड पोजेस के ऊपर बात की, और फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट तरीका है वेट को बैलेंस करने का, मैनेज करने का। ठीक, अगर वेट ज्यादा है आप इसको फास्ट करिए। और अगर टीनेजर्स को कोई ऐसी पीरियड्स वाली प्रॉब्लम है
तो वो भी उसको फास्ट करेंगे। बट अबव 30 या 35 के बाद आपको कोई प्रॉब्लम है, आप स्लो करेंगे, स्लो करेंगे। एक और मुख्य कारण है उन 5 के अलावा कि समय पे नहीं खाना या डाइट से, वो है तनाव। और 5 कोश आपने पढ़ा होगा, 5 तत्व 5 प्राण आपने पढ़े होंगे। अगर एक कोश में कोई दिक्कत होती है, उसका प्रभाव आपके बाकी कोशों पे पड़ता है। तो अगर मानसिक तौर पर आप तनाव में है, तो वो आपके शारीरिक स्तर पर दिखाई देगा या मैनिफेस्ट होगा। फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके मेंटल लेवल पर मैनिफेस्ट होगी। तो स्ट्रेस रहता है। और अगर मसल्स भी टाइट है, इवन आप देखेंगे कई लोगों को जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, आप उनका लाइफस्टाइल देखोगे तो दे टेंड टू टाइटन देयर नेक मसल, नेक को टाइट करके रखते हैं या ज्यादा नीचे करके रखते हैं। सिर्फ सिर्फ इसको टाइट करने से भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, पेट जरूरत से ज्यादा टाइट रखते हैं, उससे भी आसन करते वक्त कुछ भी टाइट नहीं करना है आपको। वो भी अभी मैं बताऊंगी कि योगासन करना कैसे है आपको। तो तनाव को कम अगर हमने कर दिया, तो क्योंकि तनाव भी आपके हार्मोनल सिक्रेशंस को इम्बैलेंस कर देता है। तनाव को कम करना, और योग से अच्छा तनाव करने का कोई भी साधन नहीं है। तो तनाव कम करना भी एक महत्वपूर्ण चीज है, और योग के इसको माध्यम से करेंगे तो हमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, हमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे, और हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। फिर तीसरा है हमारा बैक बेंड, यानी कि पीछे झुकने वाले आसन। पीछे झुकने वाले आसन आपके एड्रेनलिन ग्लैंड पर, ये आपके पीछे इस जगह पर किडनीज है, किडनी के पीछे टोपी के आकार में आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड है। ठीक है, जैसे ही आप तनाव में आते हैं, सबसे पहले आपकी किडनीज पे इफेक्ट आता है। सबसे पहला मैसेज आपकी किडनी के ऊपर जाता है, किडनी, लीवर, लीवर से फिर आपका डाइजेशन। तो पीछे झुकने वाले आसन आपके उस अंतःस्रावी ग्रंथि पे काम करते हैं। छाती खोलने वाले सारे आसन आपके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, ये इसका मानसिक लाभ है। फिजिकल बेनिफिट क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा। जो हम आकाश तत्व की बात करते हैं ना, ईश्वर ने जहां जहां स्पेस रखा है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर हार्ट का साइज बड़ा हो जाए तो भी नुकसान होगा, श्रिंक हो जाए तो भी नुकसान होगा। किडनीज शेप बढ़ जाए या श्रिंक हो जाए तो भी नुकसान होगा। यानी कि जो ईश्वर ने जैसा दिया है, हमारा ये कर्तव्य है कि इसको हमें उसी शेप में, उसी आकार में, उसी तरीके से रखें, तब कोई बीमारी नहीं होगी। शरीर किस लिए मिला है? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, बीमारियों के लिए नहीं मिला है। ठीक, तो जो जिस गुण के साथ हम पैदा हुए हैं, वात पित्त कफ, ये भी होता है। अभी सब कहेंगे कि मुझे डाइट बताइए, क्या खा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने शरीर की प्रकृति पहले देखनी होगी कि वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है कि हमारी कफ प्रकृति है। ठीक, उसके हिसाब से आपको अपना भोजन देखना होगा कि क्या चीजें हमें नुकसान करती हैं। वात प्रकृति है तो रूखी और हार्ड और वात वाली चीजें जिसको खाकर गैस बनती है वो हमें नहीं खानी है। पित्त प्रकृति है तो सिंपल है, ये सबको पता है, हम सभी विद्यार्थी हैं कि हमें ज्यादा मसालेदार और पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है। तो इसी तरीके से हमें अपने भोजन को बैलेंस करना है। तो हम बात कर रहे थे बैक बेंड की, पीछे झुककर करने वाले आसन। पीछे झुककर करने वाले आसन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आपका उष्ट्रासन हो गया, आपका चक्रासन हो गया, भुजंगासन। भुजंगासन ऑलरेडी सूर्य नमस्कार में है, अगर सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं जिस दिन, तो आप भुजंगासन अलग से कर लीजिए। धनुरासन, ये 4 महत्वपूर्ण आसन है। धनुरासन और उष्ट्रासन ये आपके इनफर्टिलिटी में भी बहुत मदद करते हैं। इनफर्टिलिटी है किसी को तो इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिए, और सबसे पहले तनाव कम करिए। अब जो चौथा है हमारा सेक्शन है, वो है आगे झुककर करने वाले आसन। आगे झुककर करने वाले आसन से क्या लाभ होगा, हम सभी जानते हैं। आगे झुककर करने वाले आसन कौन से हैं? पश्चिमोत्तानासन है, जानुशीर्षासन है। जो मैंने अभी तक जितना अपने स्टूडेंट्स को कराया, उसमें
चानुशीर्षासन बहुत ज्यादा लाभकारी है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। चानुशीर्षासन, ठीक, उसको भी हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। उसका लाभ क्या है, आगे झुककर करने वाले आसनों का लाभ क्या है? आगे जब हम झुकते हैं तो जो दबाव हमारे पेट और पेल्विक रीजन पर पड़ता है, इस जगह पर, ये यहाँ पर प्योर ब्लड सप्लाई होती है आपके पेल्विक ऑर्गन्स के लिए। तो ये हिस्सा हमें सॉफ्ट रखना है, ये हिस्सा हमें खोल कर रखना है, यहाँ टाइटनेस नहीं रखनी। अगर हम चक्रों के ज्ञान में बात करें ना, तो वो कहते हैं कि हम लोग जितना भी तनाव है वो अपने मणिपुर चक्र या लोअर पार्ट पे स्टोर करके रखते हैं। इमोशंस को बोल नहीं पाते, सप्रेस करके रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो भी एक तनाव का कारण बनता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार कहा, ताकि वो आपके सारे चक्र संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। तो मोटे तौर पर 5 प्रकार के आसन हैं जो कि आपके हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत जरूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहला इन्वर्जन, दूसरा आपका सबसे पहला सूर्य नमस्कार, दूसरा आपका इन्वर्जन, तीसरा आपका बैक बेंड, चौथा आपका आगे झुकने वाले आसन, और पांचवा आपके ट्विस्टिंग पोज, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्रासन। सिर्फ ये 2 आसन काफी हैं, ठीक। ये इसमें आपका एक सेट बन गया, आपको आ जाएगा कि कैसे सीक्वेंसिंग करनी है, हमें कैसे सिखाने हैं। हमने ये 2 की तो बात कर ली कि इनके क्या फायदे हैं। इन्वर्जन से, इन्वर्टेड पोजेस से क्या है, आपकी पीयूष ग्रंथि स्टिमुलेट होती है। चेस्ट ओपनिंग से क्या है, सबसे पहला इसका फायदा ये कि तनाव कम होता है। जो डिप्रेशन और एंजाइटी या एंगर होता है, वो अगर छाती खोलने वाले या पीछे झुकने वाले आसन करते हैं तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। फिर आगे झुकने वाले आसन से आपके लोअर पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जैसे पिछले भी सेशन में कहा था मैंने, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप आसन करते हैं। तो जो खिंचाव आता है उससे क्या होता है, रक्त संचार और प्राण संचार अच्छा होता है। रक्त संचार यानी कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी में तो वही पूरा जगह जा रहा है, और प्राण संचार यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, जो आपकी बॉडी के फ्यूल है, ब्लड और ऑक्सीजन, यही पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है आपके हेड से लेकर टो तक। और आपके ब्रेन को ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर अब प्राणायाम, वो भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, ये 4 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और कपालभाति, कपालभाति सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, कपालभाति सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, कपालभाति आपके पेट की वो नर्व्स को भी स्टिमुलेट करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में भी सेम वही न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेम वही न्यूरॉन सेल है जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पेट से आपका रास्ता जाता है। और कभी आपने ध्यान से देखा होगा, कभी आप बहुत खुश हैं या गुस्से में है या तनाव में है, तो या तो आपको लूज मोशंस हो जाएंगे या भूख नहीं लगेगी, इतने खुश रहते हैं, क्योंकि सेकंड ब्रेन है आपका पेट। तो कपालभाति से इवन एंटी एजिंग के लिए भी, उसमें भी कपालभाति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग कपालभाति का अभ्यास करते रहते हैं, उनका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है। तो ये तनाव को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कपालभाति। और एक ये जाना हुआ माना हुआ प्रयोग है मेरा, अगर आप विपरीत करणी मुद्रा में कपालभाति करते हैं तो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में ये बहुत हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी वाली लेडीज में कपालभाति अगर हम विपरीत करणी मुद्रा में करते हैं। विपरीत करणी मुद्रा में आपको बताऊंगी कि अभी वॉल की तरफ से कैसे करते हैं, सहारे से। अब हम आ जाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका एक थंब रूल है कि जो भी आप अभ्यास करेंगे उसकी अवधि ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है मैंने कहा कि आपको शीर्षासन करना है, आप शीर्षासन में गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं, उससे कुछ फायदा होगा ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है 2 चम्मच दवाई लेनी है और आपने
या तो कई लोग क्या कहते हैं, चम्मच डालकर निकाल लेते हैं, या कोई सिर्फ आधा लेता है, लेकिन डोज तो 2 चम्मच की थी। तो आसन में रुकना, उसको समझना और आसन में ही हो जाना, ये 3 चीजें हैं। ध्यान रखिए, हमें योगासन करना है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कहा था, हमें पोजेज या आसन नहीं करने, हमें योगासन करने हैं, यूनियन के साथ करना है, जुड़ कर करना है, और शरीर की 5 लेयर्स के साथ करना है। फिजिकल अन्नमय कोश, प्राणमय कोश जिसमें ब्रीदिंग है, मनोमय कोश आपका माइंड कहाँ है, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्ट कहाँ है। आप उस आसन में क्या परसीव कर रहे हैं, क्या आपको लर्निंग हो रही है, क्या एक्सप्लोरेशन है, क्या वहां पर ध्यान है, या आपका ध्यान है सिर्फ कि टीचर कब 10 काउंट बोल रहा है और हमें हाथ लाना है। नहीं, एज ए टीचर भी आपको अपने स्टूडेंट को गाइड करना है कि वो बाहर की बजाय अंतर जुड़े। सो अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानभिघातः तभी आएगी, क्योंकि हम बुक में देखते हैं, फोटो देखते हैं और खुश हो जाते हैं, इस आसन से ये लाभ होगा। अरे भैया, उस आसन में रुकना भी तो है, और वो 5 लेयर्स को कनेक्ट करना है, तभी हमें वो आनंदमय कोश तक पहुंचेंगे। तो अगर हम इसको डीपली देखें ना, तो जो भी हमारी सांख्य योग की जितनी भी लॉजिक है, जितना भी नॉलेज है, वो आसन में है। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या जब आप आसन में है तब प्राणायाम नहीं कर रहे? कर रहे हैं आप प्राणायाम। क्या प्रत्याहार नहीं है? सेंसेस को बाहर से अंदर की ओर करना है, दैट इज प्रत्याहार। फिर धारणा, एक पॉइंट पर टीचर गाइड करता है, हाथ की तरफ देखिए, तो आप इंटरनली अंदर मुड़ते हैं। धारणा कि जो 10 जगह आपका माइंड स्कैटर्ड है, उसको 2 पॉइंट मिल गए। फिर ध्यान, उसी में और ध्यान और समाधि, जब आप में और उस आसन में कोई भेद ना रहे, तो हर काम करते हुए आप समाधि में हैं। कभी भी महर्षि पतंजलि ने नहीं कहा, किसी भी योग शास्त्र को उठा के देख लीजिए, नहीं कहा कि आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, आपको जंगल में जाना है समाधि के लिए। वॉट एवर यू आर डूइंग, बुद्धा ने भी कहा, डू विद अवेयरनेस, जो भी करिए ध्यान के साथ करिए। बट ध्यान को हम समझते ही नहीं है, ना हमें बड़ों ने समझाया। अब आप सभी, बहुत आपका सौभाग्य है कि आप योग विज्ञान को पढ़ रहे हैं। साइंस है, आर्ट है, बैलेंस है। आप सिर्फ आर्ट नहीं दिखा सकते, तो फिर तो हर सर्कस का जो व्यक्ति है, जो टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, वो योग कर रहा है। वो योग नहीं कर रहा है क्योंकि मन नहीं है उसका। और उसका योग सिर्फ 3 वजह से किया जाता है, साधना, स्वास्थ्य और चिकित्सा। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है, तो चाहे हम चिकित्सा वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट उसके लिए साधना भी चाहिए। स्वास्थ्य अपने आप मिलेगा, साधना करिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा अपने आप होगी। ठीक, तो सॉरी, मैं विषय से ही भटक गई हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे थे इस पे कि जब भी हम आसन करें, पूरा ध्यान के साथ करें, यानी कि अवधि, शीर्षासन की बात कर रहे थे हम कि अवधि, वो अवधि आपको चाहिए। इसीलिए तो बेस्ट है कि आप उसको दीवार के साथ करें। यस, आई कैन शो इन द सेंटर कि आपको कैसे शीर्षासन करना है, बट उसका कंप्लीट बेनिफिट लेना है। तो जैसे हम कुछ भी पकाते हैं, तो पहले प्रिपरेशन होती है, फिर हम उसको गैस पे रखते हैं, फिर सिम करते हैं। सिमिंग से वो फ्लेवर्स आते हैं, कभी भी फास्ट या तेज फ्लेम पर कुछ भी नहीं बनता। सेम वे, सेम प्रोसेस यू नीड इन आसना। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल पार्ट, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मे भी सारे आसन मैं नहीं करके दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं। तो मोटे तौर पे ये 5 चीजें, इसको आप एक रूल बना लो। सूर्य नमस्कार, इन्वर्टेड पोजेस, बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड विद सपोर्ट, विद हेड सपोर्ट। जैसे ही हम फोरहेड को सपोर्ट करते हैं ना, यू रिमेम्बर, आपको सिर में दर्द होता है, कोई हाथ रखता है या दबाता है तो कितना अच्छा लगता है। जैसे ही फोरहेड सपोर्टेड रहता है किसी भी पोज में, तब आपको तुरंत क्विक रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस लेवल तुरंत कम हो जाता है आपका। जो अल्फा वेव्स बहुत ज्यादा भागती है ना, तो वो कम हो जाती हैं आपकी, सॉरी बीटा वेव्स, जो टेंशन वाली वेव्स हैं। तो फॉर थेरेपी आपको
या आप अपने स्टूडेंट्स को जो भी आसन कराएंगे तो उसमें फोरहेड आपका रेस्टेड होगा। सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे आसन करने हैं। फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा या कुछ मैं भूल गई हूँ तो आई टेक दैट। और इससे पहले जैसे दीदी ने बताया, लास्ट वाले वीडियो का भी लिंक है, तो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो, कि जिससे आप समझ सके। यू कैन सी, ठीक। और नेक एक्सरसाइजेस, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं, ये थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड के इशू के लिए ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं, जैसे हम सभी जानते हैं, गर्दन को ऊपर और नीचे ले जाना, दाएं बाएं गिराना, साइड में और गोलाई में घुमाना, ये आपको रोज करना है। थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, उसके और वेट कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ ये गर्दन या कंधे के लिए नहीं है, ध्यान दीजिए, ये थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी शो यू शीर्षासन पर। शीर्षासन, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पोज है आपका विपरीत करनी मुद्रा, उसको वॉल के साथ कैसे करना है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप यू नो कि आपको सर्वांगासन कैसे करना है या वो सारी चीजें। सो लेट मी शो, सब में से एक एक मैं पोज आपको करके दिखा रही हूँ। सो बेटर है कि आप वॉल के पास जाएं। सो यहाँ पे 3 मैट्स हैं, ठीक है। तो मुझे अलग से, घर पर आप क्या करेंगे, या तो आप अपने मैट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे ताकि सर पर डायरेक्ट प्रेशर ना आए। अभी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 मैट है यहाँ पे। या एक गोल सा एक स्टैंड आता है, जैसे जिसको ईंट ढोने वाले वो सब लोग रखते हैं कि वो ईंटें उनकी बैलेंस हो, वो भी मिलता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं या आप घर में भी बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट हमने उसमें बताया था कि स्टैंडिंग पोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके बॉडी का जो फ्रेम है, बॉडी का जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट, आपका जो फ्रेम है उसको मेंटेन करके रखना। अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हो तो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स पे प्रेशर नहीं होता, आकाश तक तो बैलेंस रहता है। अगर हम आप ये स्केलेटन सिस्टम को अलाइंड और बैलेंस करके रखते हैं, और आपका बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो नाउ आप दीवार से 4 इंच की दूरी पर रहेंगे, और हाथों को कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीर्षासन का नाम तो शीर्षासन है, लेकिन जब हम सालंबा शीर्षासन करते हैं, यानी कि सपोर्ट के साथ जो शीर्षासन होता है, एक होता है बिना सपोर्ट के मुक्त हस्त शीर्षासन, जिसमें ना आप हाथ का सपोर्ट लेते हैं, सिर्फ क्राउन पे बैलेंस रखते हैं। ये जो सालंबा शीर्षासन कर रहे हैं, इसमें कंधे की चौड़ाई में आपको हाथ रखने हैं, ठीक। तो ये मैं वज्रासन में बैठ गई हूँ, और ये मैंने कंधे जितनी चौड़ाई में हाथ खोले हैं, और दीवार से मैं 4 इंच की दूरी पर हूँ। फिंगर्स को आपको ऐसे इंटरलॉक करना है और टाइटली करना है। सो ऑल्दो इसमें नाम शीर्षासन है, पर जो 75% वेट है वो आपका फोर आर्म पर रहेगा, हाथों पर रहेगा। देन आप क्राउन वाला हिस्सा लगाओगे यहाँ पर, टोज को टक इन करोगे, एंड यू विल लिफ्ट योर नीज ऑफ, एंड देन यू विल वॉक वॉक वॉक। ये सीधा करना जरूरी है, एकदम से झटका देना या ऐसे जाना, ऐसे नहीं जाना है आपको। एंड देन यू विल टेक योर वन लेग अप एंड अदर लेग अप। अब यहां पर आप इस आसन में पहले कम से कम, बिल्कुल नए हैं तो 30 सेकेंड रुकिए, उसके बाद 1 मिनट, और उसके बाद 3 मिनट तक, उन सारी सावधानियों के साथ कि अगर ब्लड प्रेशर है तब आपको नहीं जाना है, आंखों में ग्लूकोमा या कोई प्रेशर है तब नहीं जाना है। और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आप ऐसे पैर को हटा सकते हैं, और पूरा वेट मेरा हाथों पर है, और पैर सीधे रखने हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा इतना भी कर रहे हैं,
ये शीर्षासन नहीं है। शीर्षासन मतलब जैसे जमीन पे खड़े हैं ऐसे आप सिर पे खड़े हैं, पैर आपके एक्टिव और एंगेज जैसे हम खड़े होते हैं। एंड देन विद कंट्रोल, या तो एक पैर से या दोनों पैरों को धीरे धीरे विल टेक डाउन एंड यू विल कम डाउन। कुछ देर फिर आप आगे की ओर झुकिए, यू विल रेस्ट। एकदम से झटके से नहीं होता है। अगर कोई नेक इशू है वो लोग भी नहीं करेंगे शीर्षासन को। अब आपको ब्लड प्रेशर है, आपको गर्दन में दिक्कत है, आप शीर्षासन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? वो लोग अधोमुख श्वानासन करेंगे, इंग्लिश में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, या कई योगा स्कूल्स में इसको पर्वत आसन भी कहा जाता है। ठीक, आप एक, जैसे मैंने अभी तकिया ली है, आपके घर में कोई भी चीज है आप उसको ले सकते हैं। तो पहले नॉर्मल अधोमुख श्वानासन देखिए। अधोमुख श्वानासन भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एड़ी नीचे, क्लासिकल वे ऑफ डूइंग अधोमुख श्वानासन। ठीक, नाउ we'll be taking bolster and then lift and साइड्स को पूरा खींचते हुए, और अब यहाँ पे हेड को रेस्ट करिए। अब इस पोज, इस अधोमुख श्वानासन में ना बहुत आराम से 1 से 2 मिनट तक रुक सकते हैं, और ये वही बेनिफिट देगा जो आपको शीर्षासन में थे। सो जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो प्लीज अधोमुख श्वानासन करिए। ये तनाव को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोज है, वेट को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोज है। एंड देन जेंटली कमिंग डाउन दिस वे। ठीक, फिर आपका बैक बेंड। अगर आप प्रॉपर चक्रासन नहीं कर सकते हैं तो आप कंधरा आसन करिए। उसमें भी ये ध्यान देना है आपको, जैसे आपको माइंड को ट्रेन करना है। जब भी हम कोई आसन करते हैं ना, तो एक पार्ट ऑफ मसल्स ज्यादा खींचती है और दूसरी उसको सपोर्ट करती है। जैसे अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो हमारा ट्राइसेप्स खिंच रहा है और बाइसेप्स छोटा हो रहा है। ठीक है, तो बाइसेप्स श्रिंक होकर ट्राइसेप्स को स्पेस दे रहा है। तो इसी तरह जब हम आसन करते हैं तो एक पार्ट पर ज्यादा खिंचाव आता है और दूसरा पार्ट उसको सपोर्ट कर रहा होता है। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस आसन में किस तरीके से है, तब आप उसका पूरा लाभ खुद भी उठा सकते हैं और आप अपने विद्यार्थियों को भी करा सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आसन जो कि हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा है, मार्जरी आसन। ठीक, इसमें कुछ ध्यान रखना है आपको। हाथ बहुत ज्यादा आगे नहीं होगा, घुटना और हिप अलग अलग नहीं होंगे। सो ये आपका हिप, कंधा और कलाई, इसको यहां रखते हुए नाउ यू विल बी डूइंग इनहेल धीरे धीरे। ये सबसे सरल आसन है। अगर आप और कुछ आसन नहीं कर सकते तो आप देख पा रहे होंगे ये आपकी पूरी स्पाइन पर वर्क कर रहा है, ये आपके पूरे हार्मोनल ग्लैंड्स पे वर्क कर रहा है। एक्सेल, इनहेल अप एंड एक्सेल, देन अगेन इनहेल अप। तो इसको आप 5-6 बार कर सकते हैं। मार्जरी आसन, कैट काउ पोज, ये हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोज है। अब मैं 2 पोज आपको दिखाना चाहती हूँ विद सपोर्ट, जो कि आप पीरियड्स के टाइम में भी कर सकते हैं, और तनाव है या एक्सेसिव ब्लीडिंग है उस परिस्थिति में भी कर सकते हैं, और अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। बद्ध कोणासन और सुप्त बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन हम सभी जानते हैं, दिस इज बद्ध कोणासन। ठीक, लेकिन इसमें यही ध्यान देना है हमें कि घुटने ऊपर नहीं उठे रहेंगे। अब ज्यादा देर तक रुकना है तो क्या करेंगे, घुटनों के नीचे सपोर्ट लगाकर रखेंगे
और घुटनों पर दबाव नहीं देना है, आपको यहां से फैलाना है मसल्स को और सामने देखना है, चेस्ट ऊपर, कंधे नीचे, कंधों को कभी भी टाइट करके नहीं रखना, कंधे नीचे की तरफ, और पीठ आपका सॉफ्ट है, टाइट नहीं करना है। तो अगर हम साइड से देखें, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में आगे चले गए तो हमें ऐसे करना है। ये है आपका बद्ध कोणासन एंड यू विल लुकिंग स्ट्रेट। हर एक 9 प्रकार की दृष्टियां हैं योग में। माइंड को ट्रेन करने के लिए कभी आपको नासिका दृष्टि, कभी भूमध्य दृष्टि, कभी अंगूठा, कभी पेट, 9 दृष्टियां हैं और वहां पर आपको ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कि आप आसन में हैं और हम देख रहे हैं साथ वाला क्या कर रहा है, वो आगे झुक रहा है या मैं ज्यादा अच्छा झुक रही हूँ। तो हमें बताना है अपने विद्यार्थियों को कि आपको कहाँ देखना, कहाँ है आसन करने के बाद देखना कहाँ है। तो अभी समदृष्टि, आई लेवल पर सामने की ओर देखना है और रुकना है। ठीक। बद्ध कोण आसन का भी फायदा 1 से 3 मिनट तक रुकने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और अब दूसरा आसन सुप्त बद्ध कोण आसन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने बात की कि पेनफुल पीरियड्स उनके लिए, ताकि जो उनकी यूट्रस के मसल्स हैं वो नॉर्मल रहे। सो टेक दिस वन। ये हमारा बद्ध कोण आसन हो गया और यहीं से ही ये मैंने सिर के लिए ले लिया, सिर के लिए सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए कि कैसे करना है। बिल्कुल बोल्स्टर और मेरे हिप्स में 4 फिंगर्स का गैप है। फिर मैं सपोर्ट के साथ लेट रही हूं और दिस वे। ग्रॉइन एरिया पूरा खुला हुआ है, पेल्विक रीजन में स्पेस है, चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स नीचे की ओर है और इस पोजीशन में आप आराम से 3 से 5 मिनट तक लेटिए। फॉर श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेनफुल पीरियड, एक्सेसिव ब्लीडिंग में, स्ट्रेस में और इवन पीसीओडीज, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना भूल जाते हैं। सो दिस वे विल बी रेस्टिंग। अगर कोई दिक्कत है, घुटने ऊपर उठ रहे हैं या कोई नी प्रॉब्लम है, घुटने ऊपर उठ रहे हैं, तो आप एक एक तकिया दोनों साइड में लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं जा सकते तो आप सीधा पैर करके जाइए दिस वे। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ या कुछ बड़ा या ग्रैंड हो। सिंपल चीजों से भी आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। शोल्डर्स बैक एंड डाउन एंड यू कैन रेस्ट हियर। और ज्यादा, जो हमने पिछली बार मुद्रा की बात की थी, तो आप अपना हाथ योनि मुद्रा में रख सकते हैं इस तरीके से, कंधे नीचे की ओर। अभी वो मैं बताऊंगी मुद्रा का भी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसी को वज्रासन में भी कर सकते हैं, जिसको कई योगा स्कूल्स में वीरासन भी कहा जाता है। उसको भी सपोर्ट के साथ आप वज्रासन में भी लेट सकते हैं। This way, shoulders back and down, इस तरीके से। सुप्त वज्रासन, सुप्त बद्ध कोणासन या स्ट्रेट लेग में लाइन पोजीशन, ये पीरियड डेज में हेल्प करती है। आप इवन इन पीरियड डेज यू कैन डू दिस एंड देन जेंटली विद सपोर्ट, इसको पकड़ के या मैट को पकड़ के झटके से नहीं उठना। पहले यू विल बी लिफ्टिंग योर चेस्ट एंड देन यू विल बी कमिंग। ठीक, एंड नाउ जो कि मैंने बोला था जानुशीर्ष आसन, उसको भी देखिए कैसे करना है। जितने भी आगे झुकने वाले आसन है, अगर आप पीरियड डेज में करें तो प्लीज हेड को सपोर्ट करते हुए करिएगा
उसके बिना नहीं करिएगा। तो जानु शीर्षासन, दंडासन में बैठेंगे। सॉरी मैं अभी दूर हूँ स्क्रीन से, तो मैं अभी देख नहीं पाऊंगी। मैं अभी आ रही हूँ आपके क्वेश्चंस और मुद्रा के भी बारे में बताने। तो राइट पैर को बेंड किया इस तरीके से, शरीर सीधा। अगर आपका हाथ पहुंच रहा है पैर तक तब तो ठीक है, फुली आप देख पा रहे हैं। हाँ, अगर आपका हाथ पहुंच रहा है पैर तक तब तो ठीक है, अदरवाइज आप बेल्ट या कोई टॉवल ले लीजिएगा। एंड देन चेस्ट आगे और फोरहेड को आप प्रेस करेंगे एंड रेस्टिंग। ये पीरियड्स के टाइम में कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, पीरियड्स के टाइम में नहीं कर रहे हैं तब आप प्रॉपर जानु शीर्षासन करेंगे। दिस वे आउटर फुट बोन को होल्ड करेंगे, चेस्ट अप शोल्डर्स डाउन। जिस भी लेवल पर है ना आप उतना ही करिए, जबरदस्ती शरीर को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। हो नहीं रहा और हम जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। इंस्टेड आपकी नेक में पेन जरूर हो जाएगा। जिस लेवल पर हैं आप उसी पॉइंट पर अच्छे से करने की कोशिश करिए। कंधे नीचे, पीठ सीधी होनी चाहिए, पीठ आपकी गोल नहीं होनी चाहिए। एंड देन फिर आपकी बॉडी अलाउ करती है, देन यू कैन गो डाउन, गो डाउन। यहाँ पे भी जाने के बाद अगर मैं इजीली रेस्ट कर पा रही हूँ तभी मैं इतना नीचे जाऊंगी। नीचे जाने के बाद मेरा ध्यान ही दर्द या पीठ इस जगह पर है तब मैं यहीं पर रुकूंगी, यहीं पर रुकूंगी या यहीं पर रुकूंगी। तो इस तरीके से आपको आसन को करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण आसन है स्टैंडिंग में अर्ध चंद्रासन, जिसको आप पीरियड्स के टाइम में भी कर सकते हैं और इसको वॉल के साथ भी कर सकते हैं और बिना वॉल के भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूं। हाँ जी डॉक्टर पूनम, विपरीत करनी भी बता दे, विपरीत करनी मुद्रा। हाँ, सॉरी, अच्छा याद दिलाया मैम आपने। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन में आप त्रिकोणासन की तरह पैर खोलेंगे, राइट पैर को टर्न करेंगे, आप बेंड करोगे पार्श्व कोण आसन की तरह और ये ब्रिक को आगे ले जाओगे। ब्रिक उनके लिए है जिनका हाथ नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर आपका हाथ नीचे जा पा रहा है तब आपको ब्रिक की जरूरत नहीं है। एंड देन यू विल बी लिफ्टिंग योर लेग, चेस्ट ओपन। ये एरिया खोलना है, ये एरिया खोलना है। पैर सीधा, आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, हिप लेवल पर या हिप से ऊपर। सो जो हमने बॉडी फ्रेमिंग की बात की थी, स्केलेटल सिस्टम, उसको मेंटेन करके रखिए। चेस्ट आगे गिरी हुई नहीं है बल्कि उठा के और सामने रखिए, अर्ध चंद्रासन। और फिर धीरे से वापस हाथ, अगर आपका नीचे नहीं पहुंच रहा तो आप ब्रिक से करिए। इवन पीरियड डेज में भी इसको इजीली कर सकते हैं। एंड हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, कमर पर रखिए एंड चेस्ट ओपन एंड देन वेरी जेंटली कम बैक। नाउ विपरीत करनी मुद्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद मैंने भी अपना साइकिल उससे ठीक किया है, सो आई नो दिस। और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो जस्ट सी, आप दीवार के पास जाएंगे और दोनों पैरों को दीवार के पास ले आएंगे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं मेरा पूरा पैर दीवार के साथ चिपका हुआ है, हिप पे चिपके हुए हैं। अब आप प्लीज कॉटन का पिलो लीजिएगा। यू विल बी लिफ्टिंग योर हिप्स और ये आपने इसके नीचे लगा लिया। देन यू विल मूव। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लेग 90 डिग्री और यहां से एक स्लोप बन गया नीचे तक, दिस वे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोज है, विपरीत करनी मुद्रा। सर्वांगासन में पैर सीधे होते हैं, विपरीत करनी मुद्रा में जो आपकी बॉडी है वो 45 डिग्रीज पर होती है। क्लासिकल पोज करना डिफिकल्ट है, उसको होल्ड करना और भी डिफिकल्ट है, इवन ब्रिक के ऊपर करना भी मुश्किल है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। और अगर इतना भी नहीं होता ना, जस्ट टेक योर लेग 90 डिग्री और बॉल के साथ रहो। ये स्त्रियों के लिए एक वरदान की तरह आसन है।
बद्ध कोणासन, जानुशीर्षासन, विपरीत करनी मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसको हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं हाथ एक्सटेंड नहीं कर सकती। इवन दिस इज ऑल्सो ओके। इसी पोज में कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति इनफर्टिलिटी के लिए। यस, वेरी गुड, ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेटेड, वेरी नाइस। और ये वेरिकोज वेन के लिए भी रामबाण इलाज है। जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम रहती है, दे शुड डू दिस। पैरों में दर्द रहता है, यू शुड डू दिस। सो कुछ चीजें हैं जो कि लेडीज को रोज करनी ही चाहिए। देन इसी पोज में यू कैन डू बद्ध कोणासन and then cross leg, and then very simply and gently you will be coming back. सब कुछ ना होश में और अवेयरनेस के साथ करना है। ऐसा नहीं कि कुछ 3 मिनट तक तो आप रहे फिर झटके से उठकर बैठ गए, वैसे नहीं बैठना है। क्योंकि ब्लड फ्लो पूरा आपके पहले पेल्विक रीजन को रिच बनाता है, पेल्विक रीजन तक पूरा ब्लड जाता है, फिर ओवरफ्लो होके आपके हार्ट तक, हार्ट से आपके बैक ब्रेन तक। ठीक, तो उसमें उस प्रोसेस में टाइम लगता है। और वैसे ही आने में आप जब आओगे कुछ देर शवासन में लेटोगे। शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कि हम कितना शवासन करते हैं और लास्ट में करिए। कई बार क्या होता है, मैंने कई क्लासेस में देखा है, एक आसन कराया फिर शवासन में, फिर एक आसन कराया फिर शवासन में। शवासन लास्ट में होना चाहिए। जो रेस्टिंग है वो आपको दूसरे पोज में देनी है। ठीक, आपने मकर आसन करा दिया वो ठीक है। अगर आपने हार्ड आसन कराया तो कोई सॉफ्ट आसन करा दीजिए, जेंटल आसन करा दीजिए। बट हर एक कुछ देर के बाद शवासन, ना तो शरीर शवासन का लाभ ले पाएगा, जो बॉडी आप वार्म अप करते हो, हीट अप करते हो, फिर वापस से उसी मोड में चली जाती है, तो कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो शवासन दीर्घ 2 से 3 मिनट का या 5 मिनट का, जो भी आपका कक्षा का समय हो, उस हिसाब से लास्ट में आप जरूर कराइए। बीच में दीर्घ शवासन मत कराइए, ब्रेक दीजिए, बट दीर्घ शवासन नहीं कराना है। स्टैंडिंग करते करते थक गए तो सिटिंग में करा दीजिए। जैसे अभी फॉरवर्ड बेंड गए, ये भी रिलैक्सेशन मोड में आप करा सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ सो चक्रासन आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, या आपको आता है चक्रासन? आई होप मैंने सब डिटेल में बता दिया है कि क्या करना है। बट आसन को ध्यान से मन लगा कर करना है। और 5 ग्रुप ऑफ आसन है जो कि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड नाउ मुद्रा, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट मुद्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शुड टेल यू, यस, योनि मुद्रा में ये शेप है आपकी। लास्ट की 3 उंगलियों को ऐसे मिलाएंगे, तर्जनी और अंगूठे को, और ये नाभि के ऊपर इस तरीके से। ये आपकी योनि मुद्रा है। और जब आप लेटते हैं, जैसे मैंने बोला आपको सेतुबंद आसन करना है, या लेट के सुप्त वीरासन करना है, या सुप्त बद्धकोण आसन करना है, तब आप ऐसे करेंगे। जब आप लेट कर रहे हैं तब आप ऐसे करेंगे, जब आप बैठ के कर रहे हैं तब आप इस तरीके से करेंगे। योनि मुद्रा 15 मिनट दिन में 3 बार, या 45 मिनट दिन में 1 बार। मुद्रा का भी सेशन, आई थिंक दीदी बहुत सेशंस ले रही है, उसमें उन्होंने बताया होगा। ज्ञान मुद्रा आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। और उसके बाद आपकी प्राण मुद्रा, लास्ट की 2 उंगलियां और अंगूठा, ये 3 मुद्राएं स्त्री स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और आपकी योनि मुद्रा। ना तो उंगलियों को बहुत ज्यादा टाइट रखना है, ना बहुत ढीला रखना है, बहुत अच्छा इस तरीके से टच रखना है आपका। ठीक, और यस, अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में, जो मुझे लगेगा कि आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट तो मैं आपको बताऊंगी। या बताइए प्लीज।
ये जो योनि मुद्रा आपने बताई उसमें सिर्फ तर्जनी उंगली को एक्सटेंड करके रखना है। हाँ, तर्जनी उंगली और अंगूठा और बाकी उंगलियां ऐसे मिली रहेंगी। बाकी मुड़ी रहेंगी। हाँ, बाकी मुड़ी हाँ, रहेंगी। तर्जनी को पूरा एक्सटेंड रखना है। पूरा एक्सटेंड रखना है। जी। बाकी जितने भी बैठकर करने वाले हैं आपके बद्ध कोणासन है, उपविष्ट कोणासन है, जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये सारे ही स्त्री स्वास्थ्य में मदद करने वाले आसन है। और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ज्यादा देर रुकना है तो सपोर्ट के साथ करिए, और जब आप पीरियड्स में नहीं कर रहे हैं, अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज अनम्यूट करिए। जब पीरियड्स में नहीं कर रहे हैं तब आप जैसे नॉर्मल क्लासिकल वे में उस तरीके से करिए। अनम्यूट किया है। ओम दीदी प्रणाम। प्रणाम। आपने जैसे बताया बहुत सुंदर सेशन रहा आपका। अभी आपने जैसे बताया कि नंबर 1 में सूर्य नमस्कार करना है,